हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार एंड आई अगेन वेलकम यू ऑन दिस चैनल एमिटी फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज वाले इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे फर्दर डिस्कशन अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। उनका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सीरीज के लिए हमने बताया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमने बता दिया था। ठीक है। साथ ही साथ हमने डिस्कशन कर लिया था रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो ये भी हमने बता दिया था। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो। अपने पास वो फॉर्मूला आया था। ठीक है। R इज इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर। ठीक है। तो यहाँ तक अपने पास हो चुका था सारा डिस्कशन। तो हमने बताया था कि आज जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम आपको बताएंगे सेल के बारे में, सेल का कॉम्बिनेशन हम बताएंगे। ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आ जाएंगे सभी के सभी। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम बताएंगे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है। सेलों का भी हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो हम बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और पहले हम हेडिंग डालते हैं, फिर हम आपको उसके ऊपर चलते हैं, डिस्कशन के ऊपर। ठीक है। चलिए। ठीक है। चलिए हेडिंग डालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है। ये अपने पास होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो देखिए अपने पास सेल जो होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। ठीक है। सेल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। डेनियल सेल हम यूज करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि सेल की एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, कैसे क्या मेथड होता है जब हम किसी सेल को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ते हैं, तो कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। ठीक है। हमने बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो सेल के अंदर जो उपस्थित जो इलेक्ट्रोलाइट है उस सॉल्यूशन से, उसके जो मॉलिक्यूल्स है और आयन है उसके कारण अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस की कॉन्सेप्ट आती है। ठीक है। और एक्सटर्नल जो अपने पास सर्किट है, वायर है, उसमें जो है जो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं तो अपने पास मॉलिक्यूल्स और आयन से कोलिजन करते हैं। कोलिजन के कारण क्या होता है, अपने पास टक्कर होती है, तो उसके कारण एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आता है। ठीक है। तो हमने बताया था ये। फिर हम बात करते हैं कि जो सेल है वो हम यूज क्यों करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल को यूज करने का कारण ये है कि जो सेल है वो अपने पास एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलेट करने के लिए। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलेट करते हैं पूरे वो सर्किट के अंदर, अपने पास चक्कर लगाते हैं। वो चक्कर इसीलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि उसके पास एनर्जी आ जाती है। ठीक है। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन इस्टेब्लिश करता है टर्मिनल्स के ऊपर कंडक्टर के? तो वो इस्टेब्लिश करता है सेल। तो बैटरी क्या करती है, जब हम दो या दो से ज्यादा सेल का कंबाइन कर देते हैं उनको हम बैटरी बोलते हैं। ठीक है। तो बैटरी क्या करती है, बैटरी ये करती है कि एनर्जी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन्स को, और वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर के बैटरी से और सारे सर्किट के अंदर क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। ठीक है।
सिंपल सा फिनोमेना है। तो कारण यह है बैटरी का यूज करने का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अपने पास फ्लो होती है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स डायरेक्शन में क्या करने लग जाते हैं, चक्कर लगाने लग जाते हैं, जिससे अपने पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, और उसको हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, फैन हुआ, कूलर हुआ, एसी हुआ, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि ये जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, सेलों का संयोजन, वो क्यों अपने पास हम पढ़ते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें बहुत ज्यादा अमाउंट की करंट को की नीड होती है। बहुत ज्यादा अमाउंट की करंट की जब नीड होती है तो हम क्या करते हैं, सेलों को कंबाइन करते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा जब सेल हो जाएंगे तो उसकी पावर है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। वो एनर्जी है वो ज्यादा एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए फिक्स डायरेक्शन, ठीक है, थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा अमाउंट में फ्लो हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा अमाउंट में। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेलों का जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा अमाउंट की करंट को गेन करने के लिए, ज्यादा अमाउंट की करंट को अपने पास जब नीड होती है हमें उसको प्राप्त करने के लिए अपने पास जो है हम सेलों का कॉम्बिनेशन करते हैं। अब सेलों का जो कॉम्बिनेशन है, सेलों का कॉम्बिनेशन कई टाइप से हो सकता है। कैसे हम डिस्टिंग्विश करें कि कौन सा टाइप अपने लिए बेस्ट है। सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। हम चर्चा करेंगे सीरीज और पैरेलल की, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल कब कब यूज करना है, वो क्या है, वो हम सब चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लिख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की थोड़ी बहुत उसके बारे में, कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्यों अपने पास रिक्वायरमेंट है, इसकी क्यों नीड है, ठीक है। तो देखेंगे हम क्या बोलेंगे, हमें बोलेंगे इन ऑर्डर टू गेट, इन ऑर्डर टू गेट हायर करंट, in order to get higher current, in order to get higher current, we use combination of cells, we use combination of cells, ठीक है। हायर अमाउंट की करंट को गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं सेल्स का, सिंपल सी बात है। तो बात यह है कि बैटरी किसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, combination of two or more than two cells is called battery, ठीक है। तो ये भी सिंपल सी बात है, जैसे हमने पहले बता चुके हैं हम, ठीक है। ये अपने पास हुई साथ ही साथ में ठीक है, वी ऑफ्टन यूज, ठीक है, सीरीज, पैरेलल एंड द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन ए सर्किट। तो ये हम यूज करते हैं। अब पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन किस सिचुएशन में हमें रिक्वायरमेंट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कब जरूरत पड़ती है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कब जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो पहले हम चर्चा करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हम बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की, तो उसके बारे में हम देखें क्या होता है। देखिए सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमें आपको पहले बता रखा है, ठीक है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, हायर पोटेंशियल होता है, उसको एक बड़ी डंडी से हम दिखा देते हैं, ठीक है, बड़ी लाइन से दिखा देते हैं कॉम्बिनेशन में और रिप्रेजेंट करने के लिए। लोअर पोटेंशियल होता है, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल होता है, उसको हम एक स्मॉलर लाइन से, स्मॉलर छोटी डंडी से हम दिखाते हैं, छोटी
लाइन से हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस और होता है, जो इसके सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड के बीच में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट है उसके कारण अपने पास कॉन्सेप्ट में आता है। तो उसको हम क्या करते हैं, इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में हम उसको ऐड कर देते हैं। तो ये जो सारा अपने पास जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं एक सेल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका ईएमएफ है उसको हम बोल देते हैं ई से। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये अपने पास इस फैशन का जो ई होता है उसको उससे हम यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला जो ई है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए असाइन कर देते हैं और इसको हम ईएमएफ से, ठीक है। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैसे करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे हम जोड़ेंगे सेल को, जब किसी सेल का, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल किसी दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो और फिर जो दूसरा जो सेल है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल तीसरे के पॉजिटिव से सो ऑन हम जोड़ते जाएं, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोल देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, इलेक्ट्रिक करंट सेम रहती है, ठीक है, जैसा कि अपने पास रेजिस्टेंस में हमने बताया था। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में क्या करेंगे, if we connect negative terminal one cell to positive terminal of another cell and so on, ठीक है। एक सेकंड मुझे रिफिल करने दो इसको। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, अनदर साइड एंड सो ऑन, ठीक है। दिस कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल, मान लेते हैं टू सेल ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। लेट अस टेक टू सेल्स with their EMF E1 E2, ठीक है, and internal resistance are R1 and R2, ठीक है। ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज फैशन, ठीक है। देखो सीरीज में हम इसको जोड़ देते हैं, तो कैसे जोड़ेंगे, इस प्रकार से। ये अपने पास हो गया एक सेल, ठीक है। अब इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम यहाँ दिखा सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखो ये वाला एक इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, एक इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया, यानी ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, इसका EMF E1 हो गया, इसका EMF E2 हो गया, ठीक है। और ये अपने पास टर्मिनल है A
ये टर्मिनल अपने पास बी और ये टर्मिनल अपने पास, ये पॉइंट हो गया सी। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। R1 R2 हम इसको सर्किट के अंदर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब हम चर्चा करेंगे इसके इक्विवेलेंट सेल की। ठीक है, जैसे हमने चर्चा की थी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, वैसे ही हम इन सेलों का जो इक्विवेलेंट जो सेल है उसका ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे और उस इक्विवेलेंट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वह कैसे करेंगे वो देखो। हमने बताया था कि जब भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करो या इक्विवेलेंट सेल की बात करो, ठीक है, या इक्विवेलेंट कैपेसिटर की बात करो, उसका मतलब ये होता है कि उस कॉम्बिनेशन की जगह आपने उस इक्विवेलेंट सेल को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, इक्विवेलेंट कैपेसिटर को जब आपने रख दिया तो उन टर्मिनल के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना चाहिए। साथ ही साथ उन टर्मिनल से जो फ्लो होने वाली करंट है वो भी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सेलों के जगह हम एक सिंगल सेल रखेंगे। ठीक है, देखो इन दोनों टर्मिनल की जगह हम क्या रखेंगे, एक सिंगल सेल रखेंगे। ये हमने सिंगल सेल रख दिया, ये हो गया सी और ये हो गया ए और सी की जगह। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसको हम बोल देंगे ई इक्विवेलेंट है, इसका ईएमएफ, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम ये बोल देंगे ये आर इक्विवेलेंट है, और हमें ये फाइंड आउट करना ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। ठीक है, और करंट है, इसमें से करंट फ्लो होगी आई करंट, यहाँ से भी आई करंट फ्लो होगी, यहाँ से भी सेम करंट होगी, और यही आई करंट यहाँ से भी फ्लो होगी, यानी आई करंट और यहाँ से भी आई करंट। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, देखो इसमें ए और बी के बीच में यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहें, ठीक है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहें ए और बी के बीच में, उसको हमने बोल दिया वी ए बी इज इक्वल टू हायर पोटेंशियल कौन सा है, पॉजिटिव वाला, नहीं वी ए, ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल के ऊपर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, वी ए माइनस वी बी, सिंपल सी बात। बी और सी, यदि इस सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहूं, जिसको हमने टर्मिनल वोल्टेज बोला था, प्रीवियस लेक्चर में हमने टर्मिनल वोल्टेज बोला था जिसको, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, वीबीसी, वीबीसी क्या होगी, यानी वीबी माइनस वीसी हो जाएगा, वीबी माइनस वीसी हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करें वीएसी, ठीक है, तो वीएसी जो हो जाएगा वो हम बोलेंगे वीए माइनस वीसी, और वीएसी को हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, कि ए और सी के बीच में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो वीएबी प्लस वीबीसी है। ठीक है, जैसा कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन ये कहती है एक कूलाम चार्ज को किसी एक पॉइंट से, किसी सर्किट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, कितना वर्क करना पड़ रहा है बैटरी के द्वारा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो सी और ए के बीच में कितना वर्क करना पड़ रहा है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, वो सी से बी के लाने में प्लस बी से ए के लाने में दोनों का ऐड होगा। ठीक है, दोनों के कारण किया जाने वाला कार्य दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो ऐसे हम लिख सकते हैं वी ए सी इज इक्वल टू होगा वी ए बी प्लस वी बी सी, यानी वी ए बी प्लस वी बी सी, ऐसे बोल सकते हैं। और जब हम इसको पुट करेंगे तो हमें प्रूव भी हो जाएगा, देखो प्रूव भी कर सकते हैं, देखो वी ए बी की वैल्यू पुट करो आप, यानी वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी सी पुट करो तो वी बी माइनस वी सी हो जाएगा, और देखो वी बी से वी बी कैंसिल आउट और वी ए माइनस वी सी अपने पास क्या हो गया, सेम आ रहा, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो क्या यही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर भी है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम जानते, देखो सिंस वी नो दैट, देखो क्या जानते हैं हम ये जानते हैं किसी भी सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टर्मिनल वोल्टेज जो होती है वो क्या होता है, वी ए बी जो होगा वो होगा उसका ईएमएफ, उस सेल से फ्लो होने वाली करंट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने कर चुके हैं पहले भी,
इसको हमने ड्राइव भी किया था इस रिलेशन को, ठीक है। और वी बी सी की हम बात करें तो ये हो जाएगा ई टू माइनस आई आर टू हो जाएगा, ठीक है, सही बात है। तो हम इसको ऐड करेंगे, देखो नाउ, ठीक है। साथ ही साथ देखो वी ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, एंड वी ए सी हम लिख सकते हैं, देखो वी ए सी को हम लिख सकते हैं ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। अब तीनों इक्वेशन से, एक तो ये वाली इक्वेशन से, ठीक है, यानी ये वाला, इससे और इनसे, ठीक है। देखो क्या करेंगे हम, तो हम लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि वी ए सी जो होगा वो होगा वी ए बी प्लस वी बी सी, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा, यानी ई वन प्लस ई टू माइनस आई कॉमन लेंगे अपने पास आर वन प्लस आर टू, ठीक है। अब इससे यदि हम कंपेयर करें, ठीक है, बाई कंपेरिजन, क्या हम बोल सकते हैं कि ई इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई वन प्लस ई टू, एंड आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आर वन प्लस आर टू, ये अपने पास आता है, ठीक है। ये दो सेलों के लिए अपने पास आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट अपने पास ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन बट फॉर एन सेल्स, ठीक है, बट फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल्स, एन सेलों के कॉम्बिनेशन के लिए हम ये बोल सकते हैं ई इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री प्लस ई एन सोन। तो ये हो जाएगा ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, एंड आर इक्विवेलेंट का कितना हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर एन, ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये अपने पास हो गया। अब देखो यहां तक हो गया अपने पास। अब ये वाला जो सेल है, ठीक है, और ये वाले सेल है, ठीक है, यहाँ पर कनेक्टेड है, और यहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया, और इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये वाली जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये तभी वैलिड है जब एक सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है दूसरे सेल के पॉजिटिव से, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, मतलब एक फिक्स अरेंजमेंट में हो, ठीक है। मतलब ये हुआ कि हर एक सेल से इलेक्ट्रिक करंट निकल रही हो। इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकलती है सेल से, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होती है। ये वाला फॉर्मूला जो है ई इक्विवेलेंट का, ये तभी वैलिड है जब ईच सेल से, हर एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट निकले, असिस्ट करे, ठीक है, हम ये बोले सहायता करे। एक सेल जिस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा रहा है, दूसरा सेल भी उसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा रहा है, तीसरा सेल भी उसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा रहा है। तो सेम डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे हैं, मतलब असिस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को सहायता प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई सेल असिस्ट नहीं करे, यदि हम उसकी पोलैरिटी को चेंज कर दे तब वो फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। जब असिस्ट नहीं करे तब क्या होगा, देखो वो इंपॉर्टेंट है। तो हम लिखेंगे, देखो दिस फॉर्मूला is valid only when each cell assists another cell, that is
इलेक्ट्रिक करंट comes out from positive terminal for each cell. For each cell, ठीक है, but when a cell is reversed, a cell is joined with opposite polarity. Polarity, ठीक है, then the formula, ठीक है, will be कैसा होगा? देखो, सपोज लेट E2 इज रिवर्स्ड, मान लीजिए E2 यानी सेकंड सेल को हमने रिवर्स कर दिया कुछ इस प्रकार से। अरेंजमेंट देखो, ये अपने पास इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव, अब की बार इसको नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। ये E1 है, ये E2 है, और बाकी सारे सेम ही फैशन में, यानी E3 है, E4 है, E5 है, ठीक है, सो ऑन है अपने पास, और यहाँ से अपने पास है En, C और ये वाला E। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में जो इक्विवेलेंट जो अपने पास निकालेंगे वो निकालेंगे E1, इसकी पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगी, यानी E1 माइनस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस En, ठीक है, ये अपने पास, ठीक है। और इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है, R1 प्लस R2, ये पोलैरिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, Rn, ये सभी ऐड हो जाए, तो ये वाला फॉर्मूला अपने पास इस प्रकार से हो जाए, ठीक है। तो ये हुआ अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, ठीक है, ऑफ द सेल्स। अब देखो, हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो देखो जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, इसको स्क्रीन को पॉज करके आगे हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओर। तो जैसे कि हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का किया था, वैसे ही सिमिलर जो एक्सप्रेशन आती है वो आती है सेल के लिए, ठीक है। तो जब एक या एक से अधिक सेलों को, ठीक है, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो उस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। उस फिक्स दो पॉइंट के बीच में हमने सबको फिक्स कर दिया, सभी को अटैच कर दिया, तो उस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। और हमें निकालना उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो, सेकंड हम डालेंगे अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। इफ टू और मोर देन टू
ठीक है, 2 टर्मिनल्स। दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, मान लीजिए ईएमएफ E1 E2 का हमने 2 सेल ले लिया। ठीक है, और उसको हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया कुछ इस प्रकार। देखो, मान लीजिए एक ईएमएफ E1 ये है। ठीक है, इसको हमने अटैच कर दिया किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में। ठीक है, ये अपने पास हो गया, ये अपने पास देखो, और इसका ईएमएफ अपने पास हमने बोल दिया, ये इसका ईएमएफ है वो E1 है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने बोला ये R1 है। ठीक है, एक सेल एक और है अपने पास कुछ इस प्रकार से, ये अपने पास हो गया एक और सेल। ठीक है, ये हो गया अपने पास सेल E2, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने बोल दिया R2, और ये हमने बोल दिया ABC। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब इसका हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट ईएमएफ। हर एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, हर एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक फिक्स पॉइंट से कनेक्टेड होगा, और नेगेटिव टर्मिनल है ईच सेल का वो C से कनेक्टेड होगा। तो इसके लिए हम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे वो इंपॉर्टेंट है अपने पास। ठीक है, अब करंट देखो कैसे फ्लो होगी, इंपॉर्टेंट बात ये भी है। मान लीजिए यहाँ से अलग अलग करंट फ्लो होगी, यहाँ से मान लीजिए अपने पास I1 करंट फ्लो हुई, E2 वाले से मान लीजिए I2 करंट फ्लो हुई, और दोनों ने मिलकर यहाँ से अपने पास करंट फ्लो करवाई I इस प्रकार से। ठीक है, इसको हमने बोल दिया A, इसको हमने बोल दिया B1 बोल दिया, इसको हमने बोल दिया B2, और इसको हमने बोल दिया C, यानी ये हो गया B2। ठीक है, ये करंट आई। अब हमें निकालना है इनका इक्विवेलेंट अपने पास। ठीक है, तो इक्विवेलेंट हम कैसे करेंगे, देखो इसका जो इक्विवेलेंट हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट है ये अपने पास ये आया, ई इक्विवेलेंट कुछ इस प्रकार से आया। ठीक है, और ये अपने पास हो गया है ए और सी के बीच। ठीक है, आई करंट फ्लो होगी इन दोनों की जगह, ए और सी के बीच में, और ये हो गया ई इक्विवेलेंट, और ये हो गया अपने पास आर इक्विवेलेंट। अब देखो इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो I1 I2 है यहाँ से फ्लो हो रही है इस वायर से, और दोनों मिल करके कंबाइन होकर के यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर रही है। तो ठीक है, आगे आएगा किरचॉफ के लॉ। बट हम ये तो बोल सकते हैं कि चार्ज कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है, चार्ज का कंजर्वेशन होता है। तो जितना चार्ज यहाँ से आएगा उतना चार्ज, मान लीजिए I2 करंट है, मान लीजिए कुछ भी x2 करंट, x2 इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है। ठीक है, Q2 बोल देते हैं। मान लीजिए यहाँ से Q2 चार्ज फ्लो हुआ, यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हुआ, Q2 चार्ज हुआ। यहाँ से मान लीजिए Q1 चार्ज फ्लो हुआ, ये Q1 Q2 यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जब मिलेंगे तो यहाँ से कितना, मान लीजिए ये होगा Q1 प्लस Q2 चार्ज। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जितना चार्ज यहाँ से हुआ उतना ही चार्ज यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से Q2 चार्ज हुआ, दोनों मिल करके इस पॉइंट पर दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस यहाँ से निकलेगा। क्योंकि चार्ज न तो अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, न तो क्रिएट कर सकते हैं, न हम एलिमिनेट कर सकते हैं, न तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, न हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ, मान लीजिए Q1 हुआ, यहाँ से Q2 हुआ, दोनों का मिक्सचर जब हम ऐड होगा, ऐड होकर के यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अलग से ना तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि इस पॉइंट के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जितना अपने पास जितना अमाउंट यहाँ से आया, मान लीजिए Q2 अमाउंट यहाँ से आया, तो दोनों अमाउंट ऐड होकर के इस वायर में फ्लो होंगे, तो कितना होएगा, Q1 प्लस Q2। सिंपल सी बात है, एक डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं चार्ज की कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, और चार्ज एडिटिव नेचर का होता है। चार्ज एक क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं सिंपल अलजेब्रिक मेथड से। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है हियर, हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो I है वो होगा अपने पास I1 प्लस I2। सिंपल सी बात है, दोनों ऐड होंगी, दोनों इलेक्ट्रिक करंट ऐड होगी। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट इट इज ए फ्लो ऑफ चार्जेस।
ठीक है, इट इज ए फ्लो ऑफ चार्जेस। तो यहां से I1 प्लस I2 हो गई, I करंट होगी। अब देखो हम बात करें कि VAC कितना होगा, ठीक है, हम बात करें VAC कितना होगा, ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट ए है, इसके ऊपर जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना भी पोटेंशियल है, मान लीजिए VA है, ठीक है, तो उतना ही पोटेंशियल V1 के ऊपर भी आएगा, क्योंकि न तो कोई अनदर कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है नहीं जो अपने पास पोटेंशियल का ड्रॉप कर सके। तो जितना पोटेंशियल ए पर उतना ही पोटेंशियल V1 के ऊपर आएगा। लेकिन यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, साथ ही साथ हम बोले देखो सी का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल B2 का भी होगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यहाँ पर है नहीं, कोई अपने पास न तो रेजिस्टेंस है न कोई कैपेसिटर है अनदर जो पोटेंशियल को ड्रॉप करवा सके। तो जितना पोटेंशियल सी पे उतना ही पोटेंशियल कितना आएगा, B1 के ऊपर आएगा। और ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, ठीक है, दोनों सेल जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं B1 और B2 के ऊपर, या हम बोले ए और सी के ऊपर। तो दोनों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हम बात करें VAC कितना है, VA माइनस VC, दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस E1 के ऊपर आएगा, उतना ही E2 के ऊपर आएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, E1 माइनस I1 इंटू R1। अब यही पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के ऊपर भी आएगा, यानी E2 माइनस I2 R2, ये आएगा। सिंपल सी बात, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल पर उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस पर है, क्योंकि दोनों सेल जो है सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट के ऊपर जुड़े हुए हैं, ठीक है, B1 B2 या हम बोले ए और सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए और सी, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, VAC VA माइनस BC, इसके लिए भी तो इक्वल हम बोल सकते हैं कि E इक्विवेलेंट माइनस का IR इक्विवेलेंट, ऐसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखो ये हो गया। अब हम चर्चा करते हैं I1 की। I1 कैलकुलेट करके और ऊपर वाली इक्वेशन यानी I1 प्लस I2 वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो I1 हम फाइंड आउट करें, I1 कितना होगा, यहाँ से I1 कितना होगा, देखो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं VAC, ठीक है, VAC माइनस का, ठीक है, E1 माइनस VAC कर लेते हैं, E1 माइनस VAC अपॉन R1, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया I1। दूसरी बात करें I2 की, I2 कितना होगा, I2 हम बोले सिमिलरली E2 माइनस का VAC अपॉन R2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको इक्वेशन हम बोल देते हैं 1 है, इसको इक्वेशन नंबर हम बोल देते हैं 2 है। 2 से 1 में पुट करेंगे, यहाँ ये वाली जो वैल्यू है I1 I2 के पुट करेंगे। नाउ देखो I को हम बोले I1 प्लस I2 होता है जी, बिल्कुल। तो I जो होगा, I1 कितना है, VAC अपॉन R1, I1 हो गया, प्लस I2 कितना है, E2 माइनस VAC अपॉन R2, सही है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल। अब देखो हमें फाइंड आउट करना है E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, ठीक है, और वो E इक्विवेलेंट आना चाहिए E1 R1 की टर्म्स में, ठीक है, E2 R2 के टर्म्स में, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से हम VAC हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से I आ जाएगा, E1 R1 इस तरफ आ जाएंगे, और यहाँ से हम VAC को हम क्या करेंगे, कंपेयर करवा लेंगे। तो देखो VAC हम कैलकुलेट करना चाहिए यहाँ से, तो VAC कितना कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। हम बात करें कि भाई VAC, ठीक है, और इंटू 1/R1 प्लस 1/R2, सही बात है, इतनी बात सही है। और हम इसको बोल सकते हैं E1/R1 प्लस E2/R2, ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं, और माइनस इस तरफ हम अपने पास चला जाएगा I। तो VAC हम क्या कैलकुलेट करेंगे, VAC अपने पास आ जाएगा, यानी अपने पास आ जाएगा देखो E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन में अपने पास चला जाएगा 1/R1
प्लस 1/R2 और माइनस आई अपने पास हो जाएगा और अपॉन में अपने पास हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। सिंपल सी बात है, यहाँ से VAC आ गया। अब देखो इसको इक्वेशन बोल देते हैं, इसको इक्वेशन हमने बोल दिया 3। 2 और 3 को कंपेयर करवाएंगे, ठीक है। बाय कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग 2 और 3 को देखो 2 और 3 को कंपेयर करवाओ तो देखो क्या होगा, ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, ई इक्विवेलेंट आएगा E1/R1 प्लस E2/R2, ठीक है। अपोन में कितना आएगा 1/R1 प्लस 1/R2, सिंपल सी बात है। अब बात करें आर इक्विवेलेंट की तो देखो आर इक्विवेलेंट कितना आया, आर इक्विवेलेंट आया 1/R1 प्लस 1/R2। ये अपने पास आता है ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए। बट ये तो केवल टू सेल्स के लिए हमने डिफाइन किया, बट मान लीजिए देयर आर n cells are joined in the parallel series parallel combination, then what happens देखो, but for n cells के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे भाई E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू देखो E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस En/Rn, ठीक है। अपोन में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन 1/Rn, ये हो गया इक्विवेलेंट। या हम इसको समेशन फॉर्म में हम लिखें, देखो समेशन EI/RI अपोन में समेशन में 1/RI, ये हो गया अपने पास इक्विवेलेंट, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट देखो कैसे, इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। हम बात करें आर इक्विवेलेंट की, वो देखो हम बात करें आर इक्विवेलेंट की तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा यानी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn, ठीक है। 1/समेशन 1/RI, ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया अपने पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, सही बात है, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे, अपने पास सीरीज हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया और इक्विवेलेंट सेल, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लिया, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। इन कॉम्बिनेशंस का जो है हम यूज कैसे करें, इनको कैसे पता करें कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन काम में लेंगे, कैसे पता करें कि इस सिचुएशन में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन काम में लेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात हमने स्टार्टिंग में हमने क्या चर्चा की थी, हमने आपको बताया था कि जो सेलों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हम क्यों काम में लेते हैं। सेलों का जो कॉम्बिनेशन, हमारा जो मेन मोटिव था अपने पास यूज करने का कॉम्बिनेशन का, हमने बताया था कि हमें हायर करंट प्रोड्यूस करवानी है उस इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। अब हायर करंट किस किस सिचुएशन में फ्लो होगी, जैसे हमने बोला कि मान लीजिए ये कोई कॉम्बिनेशन है सेल्स का, या तो सीरीज हो सकता है या पैरेलल हो सकता है या मिक्स्ड हो सकता है, ठीक है। तीन कॉम्बिनेशन, या तो सीरीज हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब हम सेलों को क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में डालते हैं, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, आपका फैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फैन हो सकता है, ठीक है, अपने पास हीटर हो सकता है, ठीक है, बल्ब हो सकता है, वॉटेवर। हमें प्रोड्यूस करवानी है हायर करंट, ज्यादा करंट होगी, ज्यादा अपने पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, अपने पास जो ग्लो ज्यादा आएगा, इसमें इंटेंसिटी ज्यादा आएगी, बल्ब में इंटेंसिटी ज्यादा, फैन ज्यादा मूव करेगा, ठीक है। अब
कब सीरीज काम में लेना है, कब पैरेलल काम में लेना है, कब अपने पास मिक्स्ड कॉम्बिनेशन काम में लेना है, उनका एक तरीका है, ठीक है। वो इस पर भी डिपेंड करता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, वो हम बताएंगे अभी। तो हेडिंग ये डालेंगे, कंडीशन, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन सीरीज, इन पैरेलल एंड इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तीनों को हम डिटेल से देखेंगे कि कब कब मैक्सिमम करंट, कौन सी सिचुएशन में मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस होती है और कौन सा सर्किट काम में ले। मान लीजिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कौन सा काम में ले, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है, ये वाला रेजिस्टेंस मान लीजिए कम है, ठीक है, आपने ज्यादा भारी फैन लगाकर हल्का सा पंखा लगा दिया, उसके लिए कौन सा पैरेलल काम में लूं या मिक्स्ड लूं या सीरीज लूं, किस में काम चल जाएगा, तो वो हम देखेंगे, ठीक है ना भाई। सेल का मतलब क्या होता है, जो एनर्जी को प्रोड्यूस करे, एनर्जी को प्रोवाइड करे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब एनर्जी हमें देखिए, फैन कम है, ज्यादा पावर का है, ठीक है, ज्यादा वोट का है, कम वोट का है, उस हिसाब से हमें ये पता रहना चाहिए कि कब हम सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड को काम में लें, वो हम देखेंगे। हेडिंग ये डालेंगे, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे, देखो, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सिंपल सी बात है, देखो डिवाइड कर लेते हैं पहले से, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगी आज की बढ़िया हेडिंग, शानदार। हम क्या करते हैं, जितना ज्यादा डिस्कशन इजी हो सके उतना इजी रखते हैं। तो इजी रखने के लिए हम क्या करते हैं, सभी सेल्स को आइडियल रख लेते हैं। मतलब आइडियल का मतलब ये है कि सभी का जो ईएमएफ है सेम रख लेते हैं, ईएमएफ रख लेते हैं, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस हम आर रख लेते हैं, स्मॉल आर, और उनको हम कर देते हैं सीरीज में कंबाइन, ठीक है। ठीक है, इजी फॉर मेक, फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है। लेट लेट अस टेक एन identical cells, and identical cells of EMF E and internal resistance small r, and internal resistance small r, ठीक है, connected in series combination। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, विद
एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। स्मॉल कैपिटल आर। देखो हम क्या करते हैं, सभी को इक्वल ले लिया हमने, ठीक है, आइडेंटिकल। तो देखो कैसे होगा, ये हमने बोला कि एक सेल है, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है R1। फिर एक और सेल ले लिया हमने, इंटरनल रेजिस्टेंस है सेम R, ठीक है, कैपिटल E स्मॉल r, स्मॉल r, ठीक है, सभी सेम है और कितने हैं, n है, सिंपल सी बात है। और इनको जोड़ दिया हमने किसी एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस यानी कैपिटल R, सिंपल। ये हमने बोल दिया कैपिटल R है, स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r, EMF, EMF E, 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 E। और मान लेते हैं करंट जो प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर I करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। हमें कंडीशन निकालनी है मैक्सिमम करंट की, तो सिंपल सी बात है, पहले हम करंट लिख लेते हैं। करंट लिखने के लिए हमें पता है हियर टोटल ईएमएफ कितना होगा, अभी अभी हमने चर्चा की, E इक्वल टू हो जाएगा E प्लस E प्लस E प्लस N टाइम्स। तो E इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट जो हो जाएगा अपने पास N टाइम्स E हो जाएगा, एंड R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रजिस्ट अपने पास इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट जो अपने पास सर्किट हम बात करें तो ये हो जाएगा NR NE, और लोड हो जाएगा अपने पास कैपिटल R, और करंट जो है फ्लो हो रही है I। तो यहाँ से करंट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, I जो करंट होगी वो हो जाएगा अपने पास NE अपॉन R प्लस NR, ये अपने पास हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चर्चा कर चुके हैं हम, ये फॉर्मूला कैसे आता है, प्रीवियस लेक्चर को हम अच्छे से देखेंगे, पता लग जाएगा कैसे हमने कैलकुलेट किया था। इलेक्ट्रिक करंट I जो हो जाएगा टोटल EMF जो हो जाएगा अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, I इक्वल टू E अपॉन R, जैसे हम बोलते हैं I इक्वल टू V अपॉन R, ओम्स लो, ठीक है। तो ये हो गया, हमें करंट को करना है मैक्सिमम, सिंपल सी बात। अब देखो मैक्सिमम कब होगी, पहले हम फर्स्ट कंडीशन देखें, केस फर्स्ट की हम बात करें, ठीक है। मान लेते हैं इफ लोड रेजिस्टेंस, इफ कैपिटल R जो वो बहुत बहुत ज्यादा है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स के बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट का आपने हैवी वोल्ट का कोई फैन आपने अटैच कर दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो R जब ग्रेटर देन NR होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, जो I करंट जो हो जाएगी उसको हम बोल सकते हैं NE अपॉन R, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि N टाइम्स, ठीक है, N टाइम्स ऑफ ए करंट प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल सेल। देखो एक सेल जब कनेक्ट हो, ठीक है, जब ये वाली जो I इक्वल टू एन अपॉन आर आई, ठीक है। अब सेकंड हम केस लेते हैं, देखो इफ R जो है लेस देन एन आर हो, तब क्या हो जाएगा, एन आर ज्यादा आ जाएगा, तो I इक्वल टू कितना आएगा, I इक्वल टू आ जाएगा E अपॉन कैपिटल R। ये क्या है, करंट प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल सेल, ठीक है। जब एक सेल कनेक्टेड हो तो उसमें करंट कैसे प्रोड्यूस होगी, मान लीजिए यहाँ पर केवल एक ही सेल कनेक्टेड है, ठीक है, और आइडियल सेल है, तो I इक्वल टू कितना होगा, E अपॉन कैपिटल R, ये वाला हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा,
n टाइम्स हो जाएगा, मतलब n गुना हो जाएगा। तो जब जब हम बात करें कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है, जब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है, R ग्रेटर देन एन आर हो, तो करंट ज्यादा मिल रही है। तो और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, तो केवल सिंगल उतनी करंट मिल रही है जैसे कि एक सिंगल सेल से मिल रही हो। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन सी करंट है? ये वाली करंट है। ठीक है, इसका मतलब ज्यादा करंट कब मिलेगी आपको? ज्यादा करंट तब मिलेगी आपको सर्किट के अंदर जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस जो है सेलों के कॉम्बिनेशन के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो। तो ये अपने पास मिल गया, एक तरीका मिल गया कि जब जब आपके पास, आप चेक कर लो, पहले आप चेक कर लो कि लोड रेजिस्टेंस ज्यादा है या कम है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के, सेलों के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से। यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन काम में लेंगे? तब आप लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है सेलों के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के, तब अपने पास करंट n टाइम्स मिलती है, बढ़ करके मिलती है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? सो इफ if external resistance if external resistance is much greater than is much greater than to the total internal resistance of cells, ठीक है, then then to get maximum current, series combination series combination of cells is useful। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू सेलों के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा है तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन काम में लेना चाहिए टू गेट हायर करंट इन सर्किट। और अपने पास कंडीशन भी यही है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो कंडीशन क्या है जब हमें मैक्सिमम करंट की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम करंट हमें प्राप्त हो। मैक्सिमम करंट आपको तभी मिलेगी जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाओगे सेलों को। कब? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स की। सिंपल सी बात। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो गया, अब हम वहां पर करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम देखो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो लेट अस टेक आइडेंटिकल सेल्स ऑफ पी एंड एन आइडेंटिकल सेल ले रहे हैं। अब हम ले लेते हैं एम। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू दे देते हैं इसको। ठीक है, एम आइडेंटिकल सेल ले रहे हैं और सभी को हम कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें कनेक्ट करेंगे? हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। एनर्जी ऑफ आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पर हम लिख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो कैसे, अपने पास देखो ये हो जाएगा। ठीक है,
सभी सेलों को हमने जोड़ दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, ठीक है। सभी सेम पॉइंट से जुड़ रहे हैं, देखो ये पॉइंट सेम है, कंफ्यूज मत होना, ये पॉइंट क्या है, सेम है सारे, ठीक है। और ये वाले पॉइंट भी सेम है, क्योंकि पोटेंशियल सबके लिए क्या है, सेम रहेगा। और ये हो जाएगा, हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर में, और ये EMF E है, ये स्मॉल आर है, ये EMF E है, स्मॉल आर है, EMF E स्मॉल आर ई आर। अब देखो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की है। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला में पता है, ई इक्विवेलेंट कितना होता है, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस सोन, कितनी टर्म्स है, m टर्म्स है, ठीक है, m टाइम्स, ठीक है, सही है। अपोन में 1/R प्लस 1/R प्लस ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। कितनी टर्म्स है, m टाइम्स है। देखो ये कितना हो जाएगा, ME/R हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, M/R हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर के आएगा E आ जाएगा, ठीक है। R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कितनी बार है, m टाइम्स है, यानी अपने पास कितना हो जाएगा, R/m हो जाएगा, ये अपने पास आ गया। तो हम क्या करते हैं, हम ये करेंगे E इक्विवेलेंट और R हम निकालेंगे, इसको हम बोलेंगे E हो गया, ये कितना हो गया, R/m हो गया, और हमने बोला इसको आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से हमने कनेक्ट कर रखा है। करंट कितनी फ्लो हो रही है, I हमारे पास करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। यहाँ से करंट कितनी फ्लो हो रही है, I करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, ठीक है। अब देखो करंट हम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। करंट हम कैसे निकालेंगे, करंट हम बात करें, करंट जो होगी I इक्वल टू होगा अपने पास टोटल EMF अपॉन R प्लस M, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस R/M हो गया, ठीक है। यहाँ से अब देखो ये अपने पास आ गया, करंट हो गई। अब वही सिचुएशन हम लेते हैं, पहला केस हम लेते हैं, देखो हमें मैक्सिमम करंट करना है, मैक्सिमम करंट करना मतलब इसको मिनिमम होना चाहिए। तो देखो कैसे कैसे क्या होता है, इफ हम बात करें R की वैल्यू है वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R/M से ज्यादा है, ठीक है। अब ये R इससे बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो R/M को क्या कर नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, E/R। नो 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 मैक्सिमम करंट, ठीक है। मान लेते हैं इफ R जो है वो लेस देन R टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, ME/R। यस, M टाइम्स, यहां पर इंपॉर्टेंट है, M टाइम्स ऑफ ए करंट produced by a single cell, m टाइम्स आ गई, और हमें यही चाहिए। सिचुएशन क्या बनी, कंडीशन क्या बनी, यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा है, सॉरी कम है, ज्यादा के लिए तो सीरीज वाला हो जाएगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स के कम से बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा, हमें मैक्सिमम करंट मिलेगी, m टाइम्स ऑफ ए सिंगल करंट मिलेगी, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल सेल। m टाइम्स अपने पास करंट मिलेगी, मतलब मैक्सिमम करंट किस केस में, ये वाला केस अपने पास मैक्सिमम करंट दे रहा है, ये वाला। तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is much smaller than the total internal resistance, ठीक है, then the total internal resistance of combination of cells then to get maximum current
द पैरेलल combination of cells is very useful, बहुत ज्यादा यूजफुल है। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कब है? जब आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से बहुत कम हो, तो आपको मैक्सिमम करंट यदि आपको गेन करनी है, मैक्सिमम करंट आपको रिक्वायर है उस सर्किट में, तो आपको कौन सा कॉम्बिनेशन यूज में लेना? आपको लेना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, सिंपल। ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स फॉर ए पैरेलल कॉम्बिनेशन कंडीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन और आती है अपने पास। ठीक है, वो आती है अपने पास मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए। ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए 1 आवर हो गया है, और अब हम आगे यदि हम ऐड करें तो लेंदी हो जाएगा लेक्चर। चलिए हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। अब हम चर्चा कर लेते हैं जल्दी से, हम चर्चा कर लेते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन ए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, एक सेकंड जरा। तो हम ले लेते हैं सीरीज में और पैरेलल में, दोनों में हम कंबाइन करेंगे तो उनको हम बोल देंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो देखिए कैसे हम करेंगे। हम क्या करते हैं, सेल को सेम रखते हैं, आइडेंटिकल सेल रखते हैं, ईएमएफ ई, स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल आर। हम क्या करते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की हम चर्चा करते हैं, यानी इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, अब हम देखो हम क्या करते हैं, आप क्या करो, आप ये करो कि n सेल लो, एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, ये चौथा सेल हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से अपने पास ये nवां सेल हो गया। ठीक है, ये सीरीज में है। ठीक है, अब इनकी क्या कर लेते हैं, m रो को, ये n सेल हो गए। ठीक है, ये कितना है, nth सेल है, nth सेल, r r r स्मॉल r स्मॉल r e e emf emf e emf e। सिमिलरली हम क्या करते हैं, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और सेम अपने पास फिर ऐसे, और फिर इसी प्रकार से हम चलते 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 चलेंगे। फिर हम चलते चलते चलेंगे, और चलते चलते हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे mth रो के ऊपर। ठीक है, ये mth रो है। ठीक है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, इसी प्रकार से कौन सी रो है, mth। ठीक है, टाइम्स। ठीक है, ये ईएमएफ ई हो गया, आर ई आर ई आर ई आर ई आर। अब हमें फाइंड आउट करना भाई इसका इक्विवेलेंट वो क्या होगा। पहली बात, हम इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी हम इसको कैपिटल आर, इसको हमने बाहर से किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में कनेक्ट कर दिया, और करंट जो हो रही है वो आई हो रही है। हमें इसका निकालना इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सर्किट इन सब का। तो देखिए ये वाली एक रो है। ठीक है, इसकी हम बात करें तो इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट जो ईएमएफ होगा वो होगा n टाइम्स ई, सिंपल सी बात, और इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर। ठीक है, और सेम जो अपने पास ऐसी कितनी रो हैं, ऐसी अपने पास रो हैं m रो, कितनी है अपने पास, m रोज है। अपने पास m रोज हैं जिसका इंटरनल एन आर है, और ये एन ई है, ये अपने पास, सिंपल सी बात। ठीक है,
ये कैपिटल आर, सिंपल। ये हो गया करंट हो गया आई। अब इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? देखो ये केस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में ईएमएफ तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। यदि सबका सेम है तो इसका भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एम बार है तो एम टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यानी एन आर अपॉन एम हो जाएगा। बिल्कुल जी। और ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर हो जाएगा, करंट हो जाएगी आई हो जाएगी, और अपने पास हम चलते चलेंगे चलते चलेंगे। ठीक है। अब देखो इसमें करंट क्या होगी, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले पास I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा एन ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर प्लस एन आर अपॉन एम हो गया। अब यहाँ से देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम करंट की, हमें कंडीशन चाहिए मैक्सिमम करंट की। तो इसमें मैक्सिमम करंट दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। देखो एम पर डिपेंड कर रहा है, एन पर डिपेंड कर रहा है, सिंपल सी बात है। अब हमें कंडीशन चाहिए, ठीक है, हमें कंडीशन चाहिए मैक्सिमम करंट की। तो मैक्सिमम करंट की कंडीशन कैसे आएगी, ठीक है, यहां से ये वाली टर्म जो है एम आर प्लस एन आर, यदि ये मिनिमम हो जाए कैसे न कैसे करके, तो मैक्सिमम करंट की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है। यदि आप यहां पर ऐसे करना चाहोगे कि आर ग्रेटर देन एन आर अपॉन एम है, तो वो नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा, देखो हमें कैसे पता कि हमें कितनी रो चाहिए, कितनी अपने पास ठीक है, कितने अपने पास एन और एम में, हम एम क्या है, एम रोज है, ठीक है, अपने पास हर एक सीरीज के लिए क्या है, एक रो है, एम बार रोज जुड़े हुए हैं, ठीक है। और एन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है। टोटल सेल कितने हो गए यहाँ पर, यदि हम टोटल सेल की बात करें, टोटल सेल्स हम बात करें तो ये हो गए एन, तो ये हो गया और इंटू एम, ठीक है, ये हो गया एन इंटू एम हो गया। अब हमें मिनिमम चाहिए ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को हम मिनिमम करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हमें एक कंडीशन निकालनी है कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन में और एम एन में। देखो मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम बात करते हैं देखो एम आर प्लस एन आर की, ठीक है। यहाँ पर वो वाला केस नहीं हो पाएगा जो हमने फिर पहले भी हाल ही में किया सीरीज और पैरेलल में, कैपिटल आर ग्रेटर एन आर अपॉन एम, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि कितने एन है कितने एम है, कितने लेने हैं। उसमें तो फिक्स था कि इस कैपिटल एन है स्मॉल एन है, जैसे उसमें तो फिक्स था कि ये है ग्रेटर देन अपने पास कितना हो जाए आर अपॉन एम हो जाए, उसमें तो केवल एक फैक्टर था, ठीक है। जैसे उसमें हम बात कर रहे थे कि ये हो जाएगा एन आर, ठीक है, उसमें तो एक फैक्टर था, ठीक है, एन था। लेकिन इसमें दोनों है, एम और एन दो वेरिएबल आ गए, तो उसके लिए वो वाला कंडीशन फॉलो हो नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो हमें ज्ञात है वन एन है सिंपल, लेकिन इसमें दो आ गए, तो दोनों के लिए हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करें। देखो इसको हम होल स्क्वायर करेंगे, इसको हम क्या करें, देखो रूट एम आर प्लस रूट अपने पास एन आर है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे अपन, ठीक है, माइनस हो जाएगा, यदि माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, देखो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, फिर ये हो जाएगा अपने पास माइनस प्लस टू अंडर रूट में एम आर और कैपिटल आर एम आर और एन रूट में एन आर, ठीक है। अब देखो इस वाली टर्म में ये इसके इक्वल है, ठीक है, हमें इसको मिनिमम करना, मैक्सिमम करने की कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है। इसको मिनिमम ये मिनिमम कब हो सकता है, ये जो वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है, ये वैल्यू मिनिमम देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि स्क्वायर है, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ भी है, मान लीजिए 5 है इसकी वैल्यू, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है 5 में, ठीक है, ये मान लीजिए 10 है, अब ये पॉजिटिव है 10 में ऐड होगी, ठीक है, तो ये बड़ा बनेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, इसकी कम से कम वैल्यू हो, तो कम से कम करने के लिए देखो ये तो जीरो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता,
यदि m रूट एम आर इक्वल टू एन टू एन रूट एन आर जीरो हो गया, तो या तो m जीरो होना चाहिए, n जीरो होना चाहिए, वो हो नहीं सकता क्योंकि हमने ऑलरेडी n सेल ले रखे हैं और m रोज ले रखे, तो ये तो हो नहीं सकता जीरो। हम इसको जीरो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे? ठीक है, फॉर मिनिमा, देखो फॉर मिनिमम ऑफ एम आर प्लस एन आर, हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि अंडरूट एम आर को जो भाई आप जीरो कर दो, अंडरूट एम आर माइनस अंडरूट एन आर को आप क्या कर दो? जीरो कर दो। जीरो कर दोगे तो एम आर इज इक्वल टू आ जाएगा एन आर, और आर इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर अपॉन एम। ये एग्जैक्ट कंडीशन आएगी, ठीक है। इस वाले में ऐसा हो नहीं सकता था, ठीक है, आर ग्रेटर देन आर, इसमें नहीं हो पाएगा। ये वाले कंडीशन जो है वो मैक्सिमम करंट के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? थस फॉर मैक्सिमम करंट, थस for maximum current, for maximum current, external resistance must equal to the total internal resistance, total internal resistance of circuit। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? एन आर अपॉन एम ही तो है, एन आर अपॉन एम ही तो है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू इस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल है, ना तो ज्यादा है ना कम है, इक्वल है, तब हम कौन सा काम में लेंगे? तब हम लेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम करंट मिल रही है, मैक्सिमम करंट मिल रही है, क्योंकि मैक्सिमम हमने कंडीशन लगाई थी ना, मैक्सिमम करंट मिलने के लिए इसको मिनिमम होना पड़ेगा। ये मिनिमम कब होगा? जब ये जीरो होगा। ये जीरो होगा तो अपने पास ये कंडीशन आई, इसका मतलब इस कंडीशन के लिए जीरो होगा, इसके जीरो के लिए मिनिमम होगा, इसके मिनिमम के लिए आई करंट मैक्सिमम होगी। सिंपल सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। ये अपने पास हमने कंप्लीट किया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। आज देखो हमने क्या किया, पहले तो हमने चर्चा की कैसे इक्विवेलेंट ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं सीरीज एंड पैरेलल के लिए। बाद में हमने बताया कंडीशन फॉर गेटिंग मैक्सिमम करंट इन सीरीज पैरेलल एंड बेस्ड कॉम्बिनेशन। यहाँ तक अपने पास कंप्लीट होता है ईएमएफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। और नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे आगे हीट वाले पर, ठीक है। कैसे जब किसी करंट को हम फ्लो करवाते हैं किसी रेजिस्टेंस में तो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जूल्स लो हम करेंगे, ठीक है, बहुत कुछ होगा, आप देखते जाइए बस। तो फिर क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में, एट द एंड ऑफ वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चर्चा करते हैं, करते रहेंगे, ठीक है, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए करना क्या? तब तक के लिए आप करना ये, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, ठीक है। और जर्नल्स पढ़ा कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फिलोसफी बुक्स हैं उनको पढ़िए, ठीक है। मोटिवेशन मिलेगा आपको, अच्छी अच्छी नॉलेज मिलेगी उसमें, ठीक है। आप यदि हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी अच्छे अच्छे राइटर भी हैं, रिचर्ड फिनीमन को आप पढ़ सकते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनकी। कभी सेपरेट हम लेक्चर बनाएंगे इसके लिए, अच्छी अच्छी बुक्स के लिए, ठीक है। और साथ साथ में आप देखिए, इम्पोर्टेंट बात है, कभी ये होता है कि हम पढ़ नहीं पा रहे, ठीक है, मोटिवेशन की कमी हो रही है। देखो मोटिवेशन शब्द ही एक तरह से हम बोले लेकिन नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। यदि हम बात करें, आपको मोटिवेशन का मतलब ये है कि आपको उकसाना हो गया एक तो बाहरी तौर पर, हमें चाहिए आंतरिक मोटिवेशन की, ठीक है। मतलब कि एक लो है, धीमी लो है, वो जलती रहे, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम कंसिस्टेंटली वर्क करते रहे, ठीक है। तो ये मोटिवेशन से बहुत अलग बात है। हम बात करें होश की, हम बात कर रहे हैं कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, कारण पैदा के कारण जानिए, क्या कारण आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। क्या आपको खेल में रुचि आ रही है? आप खेल करिए, खेल के आइए, ठीक है। साथ साथ देखिए, रुचि जो है, इंटरेस्ट जो है, एक्चुअल में सही बताएं तो इंटरेस्ट जन्मजात नहीं होता, ठीक है। इंटरेस्ट आप उसी फील्ड में ऑटोमेटिक आ जाता है जब आप उस फील्ड को समझने लग जाते हैं, सिंपल सी बात है। यदि आपको फिजिक्स यदि समझ में आने लग जाए धीरे धीरे, तो आपको इंटरेस्ट ऑटोमेटिक फिजिक्स में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं बात करूं कि इंडिया में कोई व्यक्ति है, इंडिया में जैसे मान लीजिए कोई एक लड़का है, तो उसकी रुचि ऑटोमेटिकली क्रिकेट में रहेगी,
ठीक है, उसकी रुचि फुटबॉल में नहीं रहेगी, उसकी रुचि हम बात करें कि बैडमिंटन में, हॉकी में नहीं रहेगी, कम रहेगी, होगी नहीं। लेकिन यदि वो अदर कंट्री में पैदा हुआ, मान लीजिए स्पेन में पैदा हुआ होता, ठीक है, यूएसए में पैदा हुआ होता है, तो उसकी इंटरेस्ट जो है वो क्रिकेट में न होकर अदर स्पोर्ट्स में होता है, क्योंकि उसको एक्सपोज जो है वो अनदर जो स्पोर्ट्स है उनसे किया गया है। अब उसको धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा, समझ में आने लगा तो वो खेलने लग गया, सिंपल सी बात है। तो इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि मुझे आपको तो इसमें इंटरेस्ट है तब आप इस फील्ड में अच्छा कर पाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप उस फील्ड के पास जाइए, ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि आप उस फील्ड में धीरे धीरे डीप कीजिए, उसमें जाइए, डीप डाउन हो जाइए, धीरे धीरे जब आप एफर्ट डालोगे तो धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। एफर्ट डालोगे, अपने आप समझ में आएगा, इंटरेस्ट पैदा होगा, ठीक है, और ऑटोमेटिक फिर आप पढ़ने लग जाओ, सिंपल सी बात। रूटीन को चेंज कीजिए, ठीक है, आपके जीवन दर्शन को चेंज कीजिए, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। बाकी सेपरेट बनाएंगे कभी के ऊपर लेक्चर्स। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है बताया भी अभी, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप रीडिंग फिलोसफी बुक्स, कीप रीडिंग जर्नल्स, कीप रीडिंग दी हायर पर्सनैलिटी पीपल, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।